नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। मैं राधे गोस्वामी यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे इतिहास में पढ़ा जाता है 1857 की क्रांति के नाम से। अपना जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। और क्या थी क्रांति, क्या इसके परिणाम रहे, क्या इसके कारण रहे, हमने क्यों की थी क्रांति, क्रांति भारत में किस प्रकार जलती है, किस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन सारी घटनाओं की चर्चा हम एक एक को करके अच्छे तरीके से करेंगे। इसमें 5-6 क्लास लगेगी, दोनों एक साथ ही पढ़ देंगे हम, इंडिया की और राजस्थान की, ताकि जो इफेक्ट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रांति के जो कारण है वो मुख्य वही भारत के है, वही राजस्थान के है, वही अन्य स्टेटों के है। इसीलिए हम इस क्रांति को पढ़ेंगे एक साथ। पहली बात तो यही है कि सर क्रांति होती क्या है। तो भाई क्रांति कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई दंगा प्रसाद नहीं होता है। क्रांति एक तरीके का परिवर्तन होता है। परिवर्तन वो हम किसी भी चीज के लिए यदि क्रांति करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो वो अपना तीव्र परिवर्तन होना चाहिए, जल्दी जल्दी परिवर्तन होना चाहिए, और उसके जो परिणाम मिलती है हमें वो भी तीव्र गति से ही मिलने चाहिए। भाई क्रांति का मतलब यही है कि हम कोई बदलाव करना चाहते हैं और वो जल्दी बदलाव करना चाहते हैं, उसके परिणाम हमें जिस प्रकार से हम चाहते हैं उसी प्रकार मिल जाते हैं। हमने तीव्र गति से बदलाव करने का सोचा और हमें जो परिणाम था उसका तीव्र गति से जो बदलाव करना चाहा वो बदलाव हमें मिल गया, और जो मिला हुआ परिणाम है वो लंबे समय तक चलता रहना चाहिए। यही क्रांति होती है। जैसे हरित क्रांति को आप उठाकर देखो, खाद्यान्न की कमी आई थी भारत के अंदर और हमने क्रांति की, हरित क्रांति। थोड़े राजपेट जो बीज थे, सीड्स थे, उसको हमने बोना स्टार्ट किया, तो उसके हमें परिणाम मिले। 2 साल के अंदर खाद्यान्न की कमी थी वो पूरी हो गई, और आज हम उसी खाद्यान्न के बदले इजराइल से तेल ले रहे हैं। तो यही एक क्रांति थी। जैसे श्वेत क्रांति है, हरित क्रांति है, ये जो क्रांतियां हुई थी ये बदलाव थे, परिवर्तन थे, नहीं कि कोई लड़ाई थी। हरित क्रांति में हमने किसके साथ लड़ाई की थी? चलो यहाँ पर तो हमने बोल देते हैं, भाई हर कोई पढ़ाने वाला बोल देता है, बुक वाले भी लिख देते हैं, स्टूडेंट्स की कमी नहीं होती है कि एक लड़ाई थी, दंगा प्रसाद था, हमने ऐसे ऐसे गोलियां चलाई, ऐसे किया वैसे किया। ये सारी फालतू की बात होती है ना। तो क्रांति का जो वास्तविक मतलब है वो यही है कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन जल्दी करना चाहते हैं, और जल्द ही हमें परिणाम चाहिए, परिणाम लंबे समय तक चलता रहे, यही क्रांति होती है बस। तो इस क्रांति की यदि देखा जाए तो यह क्रांति हमारी अंग्रेजों के खिलाफ थी। क्रांति किसके खिलाफ थी? अंग्रेजों के खिलाफ थी। तो वो अंग्रेज कौन थे, कब आए थे? जैसे रोलेट फिंच सबसे पहले भारत की धरती पर पैर रखने वाला अंग्रेज था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रोलेट फिंच था। 1583 के अंदर वो भारत की धरती पर आया था। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है सर कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, वो आया था 1499 के अंदर। हाँ, बात ठीक है, वास्को डी गामा भारत आया था, 1499 में आया था, कालीकट बंदरगाह पर ही आया था, मैं भी मानता हूँ इस चीज को। लेकिन वो अंग्रेज नहीं था। क्या नहीं था? अंग्रेज नहीं था, वो एक पुर्तगाली था। पुर्तगाली तो अंग्रेजों से पहले भी थे भारत के अंदर। तो वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की थी, इस भूभाग को खोजा था, उसने पहली बात तो इस भूभाग को नहीं खोजा था, वो देखा गर्मी थी यहाँ पर, इसी गर्मी को देखकर वो वापस अंग्रेजों को बता देता है जाकर भी इधर एक देश है। अंग्रेज वाकिफ नहीं थे इस चीज से कि भारत क्या है, कि इधर एक देश है, वहां पर गर्म मसाले होती है, गर्म चीज है। तो वो एक पुर्तगाली था, वो बात ही अलग है। भारत में देखा जाए 1757 के अंदर एक प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया था यहाँ पर, वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित करने लग गई थी। फिर क्या है, 1764 के अंदर एक बक्सर का युद्ध होता है, और उस बक्सर के युद्ध के अंदर बक्सर के युद्ध के बाद में भारत में जो वास्तविक ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाता है, हकीकत में ब्रिटिश साम्राज्य है वो स्थापित हो जाता है। और उसी साम्राज्य को बदलने के लिए, उसी साम्राज्य को हमें जल्दी बदलने के लिए क्रांति की थी, और उसके परिणाम हमें जल्दी ही चाहिए थे। परिणाम जो मिलने वाले थे वो लंबे समय तक चले ये परिणाम, हमें इसकी चीज की जरूरत थी जो पूरी नहीं हो पाई, क्रांति असफल हुई थी। तो इस क्रांति का यदि कारण देखा जाए, क्रांति के कारण क्या थे? जो अंग्रेजों वाली बात है कि कौन सा अंग्रेज कब आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्थापित हुई थी, तो एक क्लास अलग से डालूंगा मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, पूरी की पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें बताऊंगा उसमें, वो अलग पढ़ेंगे हम, है ना। इसके साथ में उसका कोई रिलेशन नहीं है। इस क्रांति के यदि कारण को देखा जाए
तो सबसे पहला कारण क्रांति का है बच्चों, वो है सहायक संधि। पहला कारण कौन सा है? सहायक संधि। ये जो सहायक संधि है यही क्रांति का पहला कारण मानी जाती है। क्रांति हुई थी पूरे भारत में एक साथ हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम होता है, लड़ाई होती है, पूरे भारत में एक साथ होती है। जब एक साथ होती है, पूरे भारत एक साथ भड़कता है, तो एक कारण से नहीं हुई थी ये क्रांति, वे काफी कारण रहे होंगे इसके, तभी तो जाकर इतनी बड़ी क्रांति होती है। पूरा भारत एक मंच पर आ जाता है लड़ने के लिए, बुजुर्ग आ जाते हैं, जो नौजवान आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तो यह कोई किसी एक कारण से नहीं थी। अब सहायक संधियों को यदि देखा जाए, क्या थी सहायक संधि? तो सहायक संधियों का जो जन्मदाता है वो माना जाता है किसको? लॉर्ड वेलेस्ली को। भारत के अंदर सहायक संधियों का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 के अंदर भारत का गवर्नर बनता है। क्वेश्चन पूछा जाए वेलेस्ली भारत का गवर्नर कब बना था, तो 1798 के अंदर यह भारत का गवर्नर बना था। बनते इसके दिमाग में टेंशन उत्पन्न हो गई, भाई मैं यहाँ पर शासन स्थापित करना चाहता हूँ, कैसे शासन स्थापित करूं? यहाँ पर आपको पता है अपने राजस्थान को यदि उठाकर देखा जाए तो राजपूतों का शासन था। महाराष्ट्र को उठाकर देखा तो वहां पर मराठे बैठे थे। भाई कहीं से भी उठाकर देखो, कहीं से भी उठाकर देखो, पूरे भारत को एक साथ में उठाकर देखा जाए तो वहां पर मुगल बैठे थे। भाई क्रांति किस प्रकार हो सकती है? ये क्रांति की सोच ही नहीं रहा, ये अपना शासन स्थापित करने की सोच रहा है। ये चाहता है संधियां करना, भाई रियासत को किसी न किसी झांसे में देकर और उसके ऊपर जाल डाल दो, उस जाल में पूरी रियासत को मैं एक साथ में काबू कर लूं। तो ये क्या करता है? एक सहायक संधि का प्रारूप तैयार करता है, और जैसे ही सहायक संधि का प्रारूप तैयार करता है और उस प्रारूप को अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज प्रारूप तैयार करते हैं, भारतीयों के सामने पेश करना है। तो एक दूत के रूप में कार्य कर रहा था चार्ल्स मेटका। चार्ल्स मेटका ये दूत का कार्य करेगा चार्ल्स मेटका। सहायक संधि की शर्तें सुनो पहले, शर्तें क्या थी, रियल में संधि थी क्या, इसकी शर्तों को देखा जाए तो सहायक संधि यदि कोई रियासत और ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है दोनों आपस में, तो पहली शर्त यह होगी कि किसी भी रियासत को यदि सैनिकों की जरूरत है, सैन्य सहायता की यदि जरूरत है कहीं पर, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से सैनिक सहायता ले सकती है। पहली शर्त सैनिक सहायता। ईस्ट इंडिया कंपनी से सैनिक सहायता रियासत ले सकती है, लेकिन बदले में धन भी देना पड़ेगा और जागीर भी देनी पड़ेगी। भाई यही तो कंडीशन थी। अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के पास सेना है, लेकिन उस सेना को रखने के लिए छावनी नहीं है, जगह नहीं है, एक स्थान की जरूरत है अंग्रेजों को अपने सैनिकों को रखने के लिए। इधर क्या, मराठे और पिंडारियों के तो आक्रमण है, स्थानीय आक्रमण अपने भारत के, कभी मराठे आक्रमण करते हैं, कभी पिंडारी आक्रमण करते हैं। निशाचर प्राणी के लोग हुआ करते थे मराठे पिंडारी, वो क्या करते थे, रात्रि के समय में आक्रमण करते थे। आक्रमण भी इतना भयंकर होते थे, लूटपाट करके पूरी रियासत को बर्बाद कर देते थे। उससे बचने के लिए सैनिक सहायता तो है, बाकी जो अपने स्थानीय लड़ाइयां हैं एक दूसरे के साथ सीमा विवाद को लेकर, जैसे आपने पढ़ा था भाई मतीरे की लड़, नागौर और बीकानेर के बीच में हुई थी मतीरे की लड़, तो ऐसी तो अपनी लड़ाइयां थी। बाड़ी धौलपुर का युद्ध, ऐसी तो अपनी लड़ाइयां थी। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों रियासतों की जो सेनाएं होती थी वो आमने सामने आकर खड़ी हो जाती थी। भयंकर लड़ाई नरसंहार हुआ करता था, युद्ध हुए करते थे, जिसे आज इतिहास में हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें थी बच्चों, ये हो रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से यदि रियासत चाहे तो वो सैनिक सहायता ले सकते हैं, लेकिन बदले में धन और जागीर देना पड़ेगा। लेकिन एक बार यदि किसी ने यह सहायता ले ली तो वो मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता, मर्जी से बाहर नहीं निकल सकता। धन और जागीर तो लेगी देगी, बदले में देनी पड़ेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, सैनिकों के बदले में। रहने के लिए छावनी की व्यवस्था भी कर देनी पड़ेगी, बिना किसी शुल्क, निःशुल्क सैनिक सहायता दी जाएगी, ऐसा मानकर चलो आप।
अब देखो भाई, अगली बात सुनो। अन्य किसी भी कंपनी के साथ संधि नहीं कर सकती वो रियासत। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यदि किसी ने संधि कर ली तो वो किसी के साथ और रियासत कंपनी के साथ संधि नहीं कर सकती। सैनिक सहायता ले सकती है, धन जागीर देना पड़ेगा, अन्य किसी के साथ संधि नहीं कर सकती बिना कंपनी के परामर्श के बिना। और अगली बात, जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर रहे हो तो आपके क्षेत्र में अन्य यूरोपियन कंपनियां, क्षेत्र में अन्य यूरोपियन कंपनियां तो थी ही, अन्य यूरोपियन कंपनियां, इन कंपनियों को अपने क्षेत्र से बाहर करेंगे। जैसे स्वीडिश थे, पुर्तगाली थे, डच थे, अन्य यूरोपियन जैसे कंपनियां थी, इनको अपने क्षेत्र से बाहर करना पड़ेगा। तो भारत में सहायक संधियों का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि सहायक संधियों का जन्मदाता कौन था, तो लॉर्ड वुल्जले था। सहायक संधियों का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड वुल्जले था। यह अन्य स्थानों पर भी हो रही थी कंपनी सहायक संधियां, लेकिन भारत में किसी ने जो लागू की थी वो लॉर्ड वेलेस्ली था। 1798 में यह भारत का गवर्नर बनता है। एक दूत के रूप में चार्ल्स मेडकॉफ को भेजा और मेडकॉफ यहां पर सहायक संधि स्वीकार करवाता है रियासतों को। सबसे पहले जिस रियासत ने यहां पर यह संधि स्वीकार की थी वो रियासत थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद थी। जो हैदराबाद रियासत है यह 1798 में ही संधि स्वीकार कर लेती है। हैदराबाद जब संधि स्वीकार करती है, यहां का शासक था निजाम मोहम्मद अली। कौन था? निजाम मोहम्मद अली। निजाम मोहम्मद अली सबसे पहले लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है। वैसे तो सारी रियासतें लाइन लगाकर खड़ी थी, लेकिन सबसे आगे निजाम मोहम्मद अली खड़ा था। यह चाहता है संधि करनी, क्यों कि हमें किसी के साथ लड़ना नहीं पड़े। जब भी सैनिकों की जरूरत होगी हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता ले लेंगे और लेने के बाद में हम अपनी लड़ाई है वो अंग्रेजों से करवाएंगे। अपना रुतबा भी बढ़ेगा कि मेरी तो खातिरदारी भी अंग्रेज कर रहे हैं। यह भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। यह 1798 के अंदर। अन्य रियासतें बाद में धीरे धीरे सारी की सारी लाइन में लग गई थी, लेकिन सबसे बड़ी रियासत भी हैदराबाद ही थी। हैदराबाद के बाद में सभी रियासतों ने संधि स्वीकार कर ली थी। ये सहायक संधि वाला जो रीजन है यह कारण माना जाता है पहला। अब देखो दूसरा कारण क्या था भाई? दूसरा कारण था डलहौजी की हड़प नीति। इसी को कहा जाता है वेपगल नीति और इसी को कहा जाता है विलय नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, वेपगल नीति और विलय नीति कि क्या थी? डलहौजी की हड़प नीति, वेपगल नीति और विलय नीति। यदि इसी को देखा जाए तो 1848 में, कब? 1848 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1848 में, और 1848 में ही ये गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। गोद प्रथा प्रतिबंध, ये लो 1848 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड डलहौजी और बनते ही गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का मतलब जिस शासक की निसंतान मृत्यु होती है जो शासक निसंतान मरेगा उस रियासत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार करके बैठ जाएगी। वो रियासत किसी और की संतान गोद लेकर अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकता। यह नियम लागू हुआ। जैसे यह नियम लागू होता है तो सबसे पहले 1848 में इसका रिजल्ट मिल जाता है, और 1848 में महाराष्ट्र की एक रियासत थी, नाम था सतारा। कब की बात है? 1848 की। 1848 के अंदर महाराष्ट्र की रियासत के नाम था सतारा। सतारा
का जो शासक था नाम था अप्पा साहिब। क्या नाम था? अप्पा साहिब। इसकी निसंतान मृत्यु होती है और जैसे ही अप्पा साहिब की निसंतान मृत्यु होती है, गहलोत ये जाता है सीधा लॉर्ड डलहौजी और जाकर इसको अपने आधिपत्य में ले लेता है, अपने अधिकार में ले लेता है कि भाई ये तो बात हुई थी पहले ही। तो ये एक मुख्य मुद्दा बन गया था क्रांति का। यहां भी बात खत्म नहीं होती है, बात है 1856 की। कब की? 1856 की। 1856 में यूपी में एक रियासत पड़ती थी, नाम था अवध। अवध कहां पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। 1856 में अवध का शासक था, नाम था उसका अवध का जो शासक था नाम था उसका नवाब वाजिद अली शाह। इस नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया गया। कुप्रशासन का आरोप लगा दिया। नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर कहा कि वहां की जो स्थानीय अवध की जनता थी उस जनता के सामने जाते हैं और जनता के सामने जाकर उस जनता को बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस रियासत के लिए इतना कुछ भेज रही है ऊपर से, लेकिन आपको कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह है कि जो ये आपका वाजिद अली शाह है ये आप तक पूरी सुविधाएं दे नहीं रहा है, बीच में खा जाता है। ये बात बोलती है तो जनता भड़क जाती है। जनता ने कहा भाई ये काम ठीक नहीं है, आप ऐसे, हालांकि अंग्रेज कुछ भेज तो नहीं रहे थे, फिर भी एक एक तरीके से कुप्रशासन का आरोप लगा दिया जाता है। जैसे ही ये आरोप लगता है तो इस आरोप के बाद में विरोध किया जाता है वाजिद अली शाह के द्वारा। वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया जाता है, कलकत्ता भेज दिया जाता है। नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया और कहां पर भेज दिया? कलकत्ता भेज दिया। अब देखो, यदि पूछा जाए कि ये कुप्रशासन की जो रिपोर्ट है ये किसने तैयार की थी, यदि किसी व्यक्ति ने कुप्रशासन की जो रिपोर्ट तैयार की थी, ये इस व्यक्ति का नाम था मेजर आउटरम। मेजर आउटरम क्या करता है? रिपोर्ट तैयार करके डलहौजी को सौंप देता है। डलहौजी को तो बहाना चाहिए था भाई यहाँ हकीकत में ये नहीं हो रहा है, आउटरम झूठ थोड़ी बोल रहा है। लेकिन क्या था भाई, अब मानना पड़ेगा, जब अंग्रेज थे तो ये इसने मान ली बेचारे ने। ये बोलता ठीक है आप जैसे बोल रहे हो वैसा ही होगा, तो इसको बंदी बना दिया विरोध के बाद में और इसको कलकत्ता भेज दिया। तो क्रांति की शुरुआत हमने पढ़ी। पहला कारण सहायक संधियां, जन्मदाता इसको लॉर्ड वुलजे को माना जाता है। भारत में यदि किसी व्यक्ति ने लागू की थी तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 में भारत का गवर्नर बन रहा है। इस संधि को स्वीकार करवाने में जो दूत के रूप में कार्य कर रहा था वो था चार्ल्स मेडका। इस संधि की शर्तें थी कि रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करेगी तो उसको सैनिक सहायता मिलेगी, बदले में धन जागीर देना पड़ेगा, अन्य कंपनी के साथ कोई संधि नहीं कर सकती और अपने क्षेत्र से अन्य यूरोपियन कंपनियों को बाहर निकाल देगी, जैसे स्वीडिश थे, पुर्तगाली थे, डच थे, इनको। अब देखो, जैसे इस संधि का प्रारूप भारत की रियासतों के सामने आता है तो सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद सबसे पहले जाकर झुक जाती है। नवंबर 1398 में निजाम मोहम्मद अली यहाँ पर संधि स्वीकार कर लेता है। दूसरा जो कारण था डलहौजी की हड़प नीति, वेबगल नीति और विलय नीति थी। 1848 में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी बनते इसने गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ही गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है तो रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। 1848 में सतारा का शासक था। सतारा महाराष्ट्र की एक रियासत है। अप्पा साहिब, इसकी निसंतान मृत्यु हुई, तुरंत इसको अपने अधिकार में ले लिया। 1856 की घटना है। अवध यूपी के अंदर रियासत है। यहाँ का शासक था नवाब वाजिद अली शाह। इसके ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगाया, इसको बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया। यह कुप्रशासन की जो रिपोर्ट है यह मेजर आउटरम ने तैयार की थी। अब देखो भाई आगे क्या हुआ था। 1856 के अंदर यह घटना घटी थी। 1856 के अंदर यह घटना घटती है। सामाजिक कारण को यदि देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 के अंदर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। क्यों? राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे, राजा राम मोहन राय ने कहा था। तो यह है अपना एक तरीके से तीसरा कारण। यदि हम देखें तो सामाजिक कारण था। कौन सा कारण है? सामाजिक। बात कब की है? 1829 की। 1829 में सामाजिक यदि कारण को देखा जाए तो लॉर्ड विलियम
बेंटिक। बंगाल का गवर्नर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है कि कोई भी सती नहीं होगी, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। प्रयास किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रतिबंध लगा। तो भारत के जो लोग थे इसने सोचा भाई इतने दिन तो चलो ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब तो ये प्रत्येक समाज के अंदर अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपने जो स्थानीय कल्चर है उसके बारे में भी ये गलत कर रहे हैं। क्यों? सती होना जरूरी माना जाता था। वो मैं आपको बताता हूँ, जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वे राजपूत समाज में ये प्रथा थी, सती प्रथा। जो नय होती थी उसको जबरदस्ती सती किया जाता था ताकि समाज के जो अन्य लोग हैं उस महिला को आगे चलकर गलत नजर से न देखे, गलत नजर से न देखे, इसीलिए उसकी जीवन लीला को खत्म करवा दिया जाता था। तो ये एक तीसरा कारण बना था भाई। तीसरा कारण कौन सा था? सामाजिक कारण था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, सती नहीं हो सकती। उसके बाद में प्रशासनिक कारण को देखा जाए तो 1833 के अंदर प्रशासनिक कारण में क्या हुआ था? घटना है 1833 की। एक चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में यह निश्चित किया गया था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें भारतीयों के जो स्थानीय छोटे बड़े उद्योग धंधे हुआ करते थे इनको नष्ट करवा दिया इस एक्ट के द्वारा। 1833 के अंदर का जो चार्टर एक्ट था इसको भारतीयों के रोजगार थे यह छीन लिए गए थे, रोजगार छीन लिए गए और जो पदोन्नति के अवसर थे उनकी भी घोषणा की गई थी। आपको ये जो उद्योग धंधे इनको तो नष्ट करो, आपको रोजगार मिलेंगे, स्थानीय रोजगार तो वो तो लूट लिया, आपको रोजगार मिलेगा और आपको पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। दो घोषणाएं की गई थी लेकिन पालन दोनों का ही नहीं हुआ था। एक तो था रोजगार के अवसर और एक क्या था, दूसरा जो यदि था वो था पदोन्नति के अवसर। आपको पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन बच्चों हुआ क्या था, दोनों ही बातों की पालना नहीं की गई थी। ये बात हमने पढ़ी। 1856 अवध यूपी के ऊपर कुप्रशासन का आरोप लगा, बंदी बनाकर वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया। रिपोर्ट थी जो मेजर आउटरम ने तैयार की थी। उसके बाद में हमने सामाजिक कारण पढ़ा था। 1829 के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर बनता है और इसने बनते ही सती प्रथा पर जो सती प्रथा थी इस पर रोक लगा दी थी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो भारत के लोगों ने समाज में अपना हस्तक्षेप समझा और इसका विरोध किया। 1833 के अंदर एक चार्टर एक्ट आया था, इसमें रोजगार के अवसर दिए गए थे और पदोन्नति के अवसर भी दिए गए थे। लेकिन इन दोनों ही बातों की घोषणा है वो की गई थी लेकिन पालन नहीं किया गया था। अब देखो, जब यह सारा काम नहीं होता है तो एक तरीके से यहां पर क्या होता है, देखो अगला जो कारण है वो कारण है सैनिक कारण। कौन सा है? सैनिक कारण। ये तो सामाजिक कारण पढ़े हमने, आर्थिक कारण भी पढ़े और वो गोद प्रथा भी पढ़ी हमने और सहायक संध्या भी पढ़ी। अगला जो कारण है अपना यह है सैनिक कारण। भाई सैनिकों का पहला यदि विद्रोह आपसे कहीं पर पूछा जाए कि सैनिकों का प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ था तो याद रखना वेलूर कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में कब हुआ था? 1806 में हुआ था। अब सैनिकों का अगला विद्रोह होगा वो क्रांति के दौरान होगा। तो 1806 में वेलूर कर्नाटक में पहला सैनिक विद्रोह हुआ। अब यहां पर सैनिक क्यों विद्रोह कर रहे हैं? सैनिक कारण कौन सा था? तो पहला कारण तो यह था सैनिकों का कि भी वेतन कम था, वेतन में भेदभाव किया जाता था, वेतन में भेदभाव। सैनिक क्रांति करेंगे ही, वेतन में जब भेदभाव हो रहे हैं तो वेतन में भेदभाव किया जा रहा है। यहां पर मानकर चलो एक भारतीय सैनिक को 18 रुपए मिल रहे थे, वहीं पर 57 रुपए मिलते थे एक ब्रिटिश सैनिक को। तो जाहिर सी बात है भाई काम करने में भी ये कोई कम नहीं थे भारत के सैनिक, फिर भी इनको वेतन कम दिया जाता था। एक तो यह सबसे बड़ी बात। दूसरा कारण यदि देखा जाए सैनिकों का तो इसके साथ में सामाजिक खिलवाड़ भी हो रहा था, सॉरी धार्मिक खिलवाड़ भी हो रहा था। धार्मिक खिलवाड़ क्या था? धार्मिक खिलवाड़ तो भारत के जो सैनिक थे इनके ऊपर दबाव डाला जाता था। भाई क्या दबाव यह डाला जाता था कि डेली सेविंग करनी पड़ेगी आपको, यदि सेना में रहना है तो डेली सेविंग करो। तो डेली सेविंग करने वाली बात मुस्लिम
धर्म के जो सैनिक थे उन पर शूट नहीं हो रही थी। और अपने हिंदू धर्म में भी कई कई बार को, जैसे मंगलवार को नहीं करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, तो यह बात हिंदू धर्म में भी बात नहीं जच रही थी, मुस्लिम धर्म में भी नहीं जच रही थी। दूसरी बात, सर के ऊपर जो टोपी लगेगी उस पर चमड़े की कलंगी लगी हुई थी, चमड़े की कलंगी। भाई यह टोपी आपको पहननी पड़ेगी, यदि ये आप नहीं पहनोगे तो आप सेना में नहीं रह सकते। यह नियम है ब्रिटिश सेना का, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। भाई ऐसे ऐसे करके एक बहुत बड़ा मतलब अपवाद बना दिया जाता है धार्मिक खिलवाड़ कर करके। फिर भी सैनिक क्या है, बेचारे दबे हुए थे। क्या करते थे, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय क्रांति की। यह भी क्रांति करने के लिए सोचते हैं। उसके बाद में पदोन्नति के अवसर भी नहीं थे वे सैनिकों के पास। क्या नहीं थे? पदोन्नति के अवसर नहीं थे। भारतीय जो सैनिक हुआ करता था वो ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती होता था, एक साधारण सैनिक के रूप में भर्ती होता था और ऊपर से ऊपर सूबेदार बन सकता था। इससे ज्यादा और बड़े अवसर नहीं हुआ करते थे सेना के पास में। तो और वहीं पर ब्रिटिश सैनिक 3 साल के अंदर कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट तक बन जाता था। लेकिन यहाँ पर इसके पास में भारतीय सैनिकों के पास में कोई अवसर नहीं था। उसके बाद में 1856 में कैनिंग का एक अधिनियम आया था। कब आया था? 1856 में कैनिंग का अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग एक अधिनियम जारी करता है और अधिनियम यह था कि कभी किसी भी समय किसी भी सैनिक को, कभी भी किसी भी समय किसी भी सैनिक को भारत में कहीं पर भी भेजा, भारत से बाहर कहीं पर भी भेजा जा सकता है। क्यों? मैंने आपको बताया विश्व के 60% हिस्से पर ब्रिटिश साम्राज्य था। अन्य भारत को छोड़कर अन्य प्रांतों पर इनका नुकसान हो रहा था, अंग्रेजों का, अंग्रेज मर रहे थे। और भारत एकमात्र ऐसा भूभाग था, एकमात्र ऐसा देश था जहां शांति से अंग्रेज अपना शासन कर रहे थे और यहाँ के लोग सहन कर रहे थे, भारत के लोग हम सहन कर रहे थे। तो इसके दिमाग में बात आती है कैनिंग के, भाई इन्हीं सैनिकों को, इसी सैनिकों को अन्य स्थानों पर भी भेज दे ताकि जहां से विद्रोह हो रहा है वहां पर ये इसको दबा सके। भाई लॉर्ड कैनिंग का ये अधिनियम आता है तो सैनिकों के प्रति, एक तो अपने हिंदू धर्म के अंदर तो सबसे बड़ी बात है भाई समुद्र को पार नहीं करते, समुद्र को पार करने से धर्म भ्रष्ट माना जाता है। दूसरी बात दिमाग में ये आ जाती है कि हमको अंग्रेज ले तो जाएंगे कहीं पर भी, लेकिन क्या पता हमें वापस समुद्र से इस पार भारत में लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, इसीलिए विद्रोह करते हैं कि हम कहीं पर नहीं जाएंगे। और कैनिंग तुरंत इस बात से अपने हाथ वापस हटा लेता है कि नहीं नहीं, धार्मिक खिलवाड़ तो मैं आपके साथ नहीं करूंगा। अब धार्मिक कारण बचा है श्री रामपुर के अंदर 1799 के अंदर। कब भाई? 1799 श्री रामपुर ईसाई मिशनरियों की शुरुआत हुई थी। ईसाई मिशनरियों की शुरुआत हुई थी। ईसाई मिशनरियों की शुरुआत होने का मतलब श्री रामपुर के अंदर, पश्चिम बंगाल में श्री रामपुर के अंदर यहाँ पर ईसाई मिशनरियों की स्थापना होती है। और 1813 के अंदर इस चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट के द्वारा इसको भारत आने की अनुमति मिल गई। आराम से लागू करो भारत में। जैसे यह भारत में लागू होती है तो अंग्रेजों ने कहा था कि इस किनारे से लेकर उस किनारे तक सिर्फ भारत में ईसाई ईसाई होना चाहिए। तो ये एक भारत का स्थानीय धार्मिक कारण बना था ईसाई धर्म का प्रचार करना और ईसाई धर्म स्वीकार करना। और इसने कहा था कि जो व्यक्ति इस हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म यदि कोई अपनाता है, ईसाई धर्म यदि कोई अपनाता है तो उनको पीछे वाले धर्म से आधा हिस्सा मिलेगा जागीर का। ऐसे ऐसे करके इसने लालच दिए। भाई 3-4 कारण हमने पहले पढ़े थे। अगला कारण हमने पढ़ा था सैनिक कारण। तो पहला विद्रोह कहीं पर यदि हुआ था वेदुर कर्नाटक 1806 में सैनिकों का विद्रोह हुआ था। और भारत का स्थानीय यदि जिक्र किया जाए तो वेतन में भेदभाव था, धार्मिक खिलवाड़ किया जाता था। डेली शेविंग करनी पड़ेगी, चमड़े की टोपी वाली, कलंगी वाली टोपी लगानी पड़ेगी, पदोन्नति के अवसर नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा सूबेदार बन जाते थे। लॉर्ड कैनिंग का 1856 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम में बात कही थी कि किसी भी भारतीय सैनिक को विश्व में कहीं पर भी भेजा जा सकता है। तो ये विद्रोह कर दे कि हम नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं यह भी एक क्रांति का कारण रहा था। 1799 में श्री रामपुर बंगाल के अंदर ईसाई मिशनरी की स्थापना होती है। 1813 के अंदर चार्टर एक्ट के द्वारा इसे भारत में लागू किया जाता है। तो अंग्रेजों ने कहा था कि भारत में सिर्फ ईसाई ईसाई देखना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।
पढ़ाई करो आराम से। मैं 4-5 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाया, इसीलिए आपसे मैं माफी चाहता हूं। और अब हम आगे की जो बात है वो रेगुलर जारी रखेंगे। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत और गुड नाइट।